नमस्कार। पक्ष विपक्ष में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और आज इकोनॉमिक सर्वे यानी देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी हालत आज बताई गई है। बहुत शानदार नहीं है, लेकिन बहुत बुरी हालत भी नहीं है। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें ये लगता है कि लक्ष्य क्या मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे जो ग्रोथ है वो 7% होना चाहिए, ये बताया गया है। लेकिन अभी क्या है आप सबको पता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, कृषि का जो क्षेत्र है, उसमें हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसमें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें, अब बजट में क्या होगा ये तो पता चलेगा 5 तारीख को, यानी शुक्रवार को। लेकिन जो आर्थिक हालात हैं उसका एक इंडिकेशन जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ज़रूर है। इस वक्त हम दिल्ली के औरबिंदो कॉलेज में हैं। यहाँ पर जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। और हमारे खास मेहमान M.K. वेणु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब से हम चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो इंडिकेशंस दिए हैं आर्थिक हालात के, वो हमारे आपके लिए आखिर कहता क्या है। अगर हम इसको देखें, इकोनॉमिक सर्वे के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें ये साफ लिखा गया है कि चैलेंजेस कई हैं। जीएसटी का कलेक्शन जो है वो घट रहा है, और जो योजनाएं हैं उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं M.K. वेणु मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा अब तक का जो इकोनॉमी का जो बेस रहा है कि कंजम्पशन बेस्ड रहा है, लेकिन अब हम जो इकोनॉमिक सर्वे आज देख रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट के अलावा, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अलावा, कहीं कोई रास्ता नहीं है इकोनॉमी को एक बड़े रास्ते पर ले जाने के लिए, एक बड़े तौर पर उभारने के लिए, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, ये हमेशा इकोनॉमिक लिटरेचर में ये कहा जाता है कि जो ग्रोथ होता है, जो जीडीपी ग्रोथ, वो 2 तरीके से होता है। या तो कंजम्पशन के बेसिस पे होता है और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है। और जो ग्रोइंग इकोनॉमी जो होता है, जो सेविंग्स जिसकी अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट रेट अच्छा होता है, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही ग्रो करता है। मगर हिंदुस्तान का ये एक्सपीरियंस पिछले 5 साल में ये रहा है, 5 साल नहीं, 6-7 साल में, खासकर जो पहले जो मोदी जी के 5 साल में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हुआ नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सभी मानते हैं, और ये सरकार के अपने वो भी सलाहकार और अर्थशास्त्री भी मानते हैं। इसलिए आज जो इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रेजेंटेशन था, जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने किया, उसके जो पहले 10 मिनट का जो प्रेजेंटेशन जो मैंने देखा है, उन्होंने केवल चाइना के बारे में बताया कि चाइना ने किस तरह अपने ग्रोथ को पिछले 2-4 दशकों में बढ़ाया। और उसमें खासकर उन्होंने ये कहा है कि चाइना का ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी तीनों इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। और चाइना में इन्वेस्टमेंट रेट 50% से ऊपर रहा है, और सेविंग्स रेट भी 50%। जबकि इस वक्त जो हिंदुस्तान की हालात है, इन्वेस्टमेंट रेट घट रहा है। पिछले 6-7 साल में जहां 37% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट रेट था, और वो घट के 30% के आसपास हो गया। चैलेंज बेसिकली ये है कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। नमिता जी, हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ। मुझे बड़ा ये आश्चर्य हुआ कि चाइना का एग्जाम्पल देखिए, इतना कह रहे थे कि चाइना की तरह ही हमें इंडिया को आगे जाके इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रोथ बनाना चाहिए। ये मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ कि पिछले 5 साल में सरकार के कई जो फाइनेंस मिनिस्टर से लेके और सभी ये कहते थे कि हम इंडिया ने चाइना से अच्छा करना शुरू कर दिया है। शायद थोड़ी राय बदली होगी। नमिता जी, आप प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होती हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा कठिन होता है। तो हम जो इकोनॉमिक सर्वे में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक मैनेजमेंट की स्थिति बनी हुई है, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत अच्छे अभी हालात नहीं हैं और अब आगे बेहतर करना है तो इतना चाहिए होगा। लेकिन जब हम योजनाओं की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन निधि है, आयुष्मान भारत है, इन सब के लिए जो नए इनिशिएटिव सरकार के हैं, उसके लिए पैसे फिर आएंगे कहाँ से जब इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो इसमें एक क्या आपको एक कठिन परिस्थिति बनती नज़र आती है बजट के लिए भी? देखिए, मैं वेणु जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंडिया को अगर ग्रोथ रेट को ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन लेड ग्रोथ अब हो नहीं सकता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। और जिसमें अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफ़ी फॉल कर गया है। एंड इफ़ यू कंपेयर विद दिस, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है और फिस्कल डिसिप्लिन है, उसके अंदर हमें काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें कुछ स्कीम्स ऐसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी जिसमें इंडिया एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट सेंटर उभर कर आए, और बहुत सारी कंट्रीज़ आकर हमारे पास कैपिटल लगाए। तो बिकॉज हमारा इंडिया में कैपिटल डेफिसिट कंट्री है, तो अगर हम अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स बनाएंगे, इंडिया को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाएंगे, तो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दूसरी बात,
अगर हम स्टैटिस्टिक्स को नोट करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़े हैं, पर अगर आप उसका अमाउंट देखें तो वो घटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर, डिसिप्लिन स्टेज पर काफ़ी कमी है। तो टैक्सेशन अगर बढ़ाना है इन स्कीम्स के लिए, इकोनॉमी की अपलिफ्टमेंट के लिए, तो हमें डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। और क्योंकि ये वाला जो टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव होता है, जिसके अंदर जो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो रिच पीपल पे आता है। जो हमारी बात हमेशा कही जाती है कि हम जब लोगों से आमतौर पर बात करते हैं तो सब ये बात ज़रूर कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते, और सब जो सैलरीड क्लास है उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। सर, आप कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही बात है जब हम बात करते हैं कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाओ? सवाल अमीरों गरीबों का नहीं, हो तो है कि भाई एक रूल है, चूंकि ये वेलफेयर स्टेट है तो अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेकर के गरीबों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन वो दो टाइप के एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू नेचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यदि हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट की बात करें, तो अब कंजम्पशन कहाँ बढ़ेगा? अब शहरों में तो रहा नहीं, अब जो गाँव में लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी आपका कंजम्पशन बढ़ सकता है। और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट हो, एग्रीकल्चर जो किसान है उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की तो हालत यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में काफी खराब लग रही है, 3 से भी कम है। वही सुधारना पड़ेगा। किसानों की आय जब तक नहीं सुधरेगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनका कंजम्पशन बढ़ेगा तभी आपकी इंडस्ट्रीज चलेंगी। इंडस्ट्री आप खूब लगाइए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करिए, बड़ी कंपनियां लगाइए, लेकिन उसके मार्केट में परचेजर नहीं, बायर नहीं है, आप क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट तभी है जब कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन वैसे अगर हम इधर बाकी टैक्सेशन की, जैसा यहाँ नमिता जी बात कर रही थी, उसकी बात अगर हम करते हैं तो टैक्सेशन का यहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो टैक्स, जीएसटी भी उतना कलेक्ट नहीं हो रहा जैसे पहले उम्मीद की गई थी, तो सारी योजनाओं के लिए आखिर पैसे आएंगे कहाँ से फिर? देखिए, टैक्सेशन ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। सरकार ही इन्वेस्टमेंट क्यों करे? इसमें प्राइवेट पार्टनर्स को ज़रूर मिलाया जाए साथ में, लेकिन प्राइवेट क्यों मिलेंगे हमारे साथ में? जब यहाँ स्कोप होगा तभी मिलेंगे। हमारे यहाँ रिसर्च की बहुत कमी है, टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। हम यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी लिमिट होती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स आप एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी आप किसी भी सीमा तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में बहुत कमी है, रिसर्च की कमी है। अच्छे इंस्टीट्यूट से निकलने वाले सारे बाहर चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वहाँ से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी शिक्षा लेकर भी बीटेक एमटेक करने के बाद में वो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो रिसर्च, मैं कहता हूँ कि रिसर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़े और हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें, ना कि नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल में होना चाहिए, कृषि में भी रिसर्च होना चाहिए, हर क्षेत्र में रिसर्च होना चाहिए। चलिए, ये भी एक पॉइंट है, हर क्षेत्र में रिसर्च होना चाहिए। वैसे एक चीज़ जो सबको चिंता में डाल रही है वो है ऑयल, क्योंकि ईरान से जो ऑयल है वो उस पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। पीएम मोदी जब गए थे तो उन्होंने कहा ट्रंप को कि हमने काफ़ी कम कर दिया है अपना ईरान से तेल लेना, लेकिन तेल की कीमतें जो है, तेल क्योंकि कई जगह इंडस्ट्री हो, चाहे आपके आने जाने की बात हो, हर जगह उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे में तेल को लेकर काफ़ी एक संशय बना हुआ है। आपको क्या लगता है उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक चिंता वाली बात तो ज़रूर है, तेल की कमी होना। तेल की कमी होना बिल्कुल चिंता वाली बात है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते। देखो, अगर हमारे पास अमाउंट कम है तेल का, तो हम हमारी नीड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और चीज़ में। ज़रूरी नहीं है हम सारी चीज़ें तेल से ही यूज़ करें। लाइक हमारा जनरली डीजल और पेट्रोल पर ही व्हीकल्स चलते थे, बट अब हमने सीएनजी पे ट्रांसफ़र किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस आए हैं, उसकी बहुत मान्यता हुई है। इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं, जितनी फैसिलिटीज़ आई हैं, हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो चीज़ नीड हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अमाउंट कम है, तो हमें वो बेसिक नीड को ट्रांसफ़र करना चाहिए किसी और चीज़ में, जो कि हमारी बेसिक नीड पूरी हो, बट वो रिसोर्सेज उतने के उतने बचे रहे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, एक इसमें एम.के. वेणु, मैं आपसे इस पर कमेंट लेना चाहूँगी कि तेल की जो बात हो रही है, लगातार हम इसको कवर कर रहे हैं, तेल की जो बात हो रही है उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था कि हमने क्या तेल लेना 2 मई के बाद बंद किया है जो यूएस सैंक्शन डेट थी, या फिर कम किया है। लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आती है कि तेल जो है बहुत बड़ा मसला है, और उसमें अगर नहीं होता है प्रॉपरली सब कुछ तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, उससे पूरे आर्थिक स्ट्रक्चर पर शायद असर पड़ सकता है। देखिए, हिंदुस्तान जो तेल, हिंदुस्तान में जो कंजम्पशन है उसका
तकरीबन 75% वो आयात करता है। तो ये तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, ये हमेशा रहेगी। इंडिया को लॉन्ग टर्म एक कुछ स्ट्रैटेजी सोचना पड़ेगा कि किस तरह अपनी डिपेंडेंस तेल पे कम करे। इलेक्ट्रिक कार्स की बात चल रही है, जो वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आया था, जो कह रहे थे कि और इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी जो ईरान से हमें तेल मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, और ईरान से 10% जो हमारा टोटल कंजम्पशन है ईरान से आ रहा था। शिपमेंट कॉस्ट वहाँ पे ईरान ना के बराबर लेती थी, इंश्योरेंस कॉस्ट। अब अमेरिकी प्रेशर में आके अब कहीं और से ले रहे हैं, तो महंगा तो हुआ है, मगर इतना असर नहीं करेगा जितना तेल अगर महंगा हो जाए, ओवरऑल जो तेल के दाम बढ़ जाएं। अभी तेल के दाम बढ़ नहीं रहे क्योंकि थोड़ा घट रहे हैं, क्योंकि एक पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी सी मंदी है। अभी यूएस इकोनॉमी भी थोड़ा सा इस बिट स्लगिश, इट्स नॉट ग्रोइंग। सो इट्स वो हिंदुस्तान के लिए थोड़ा इट्स इंडिया इज बिट लकी, तो इट्स अ हैप्पी न्यूज़ फॉर इंडिया if global economy is not booming, you know. So ये कहा जाता है पहले भी कि अगर तो अभी तो तेल का एक अलग एनर्जी सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक सर्वे में है, एनर्जी सिक्योरिटी का जो एक सोल्यूशन, जिस तरह इंडिया में कुछ चीज़ें हुई है, जैसे सोलर पावर और विंड पावर, इंडिया में उसको बड़ा बूस्ट मिला है, और इंडिया में प्रोडक्शन सोलर पावर का काफ़ी बड़ा है। तो बिल्कुल ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसमें एक चीज़ और हमने देखा है कि जो सर्विस सेक्टर था वो थोड़ा डाउन हुआ है, और इसके कारण कहीं ना कहीं ग्रोथ में कमी नज़र आती है। तो सर्विस सेक्टर आपको लगता है कि उसको फिर बढ़ाना चाहिए, या फिर ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता आज की तारीख में। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो कंजम्पशन की बात है सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस सेक्टर में कमज़ोरी आना आपको लगता है कि बाकियों के लिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नमस्कार, मैं कुसुम लता इंग्लिश पढ़ाती हूँ यहाँ पर। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इकोनॉमिक्स से उतना ज़्यादा मेरा कोई सरोकार नहीं रहा, और मुझे बहुत ज्ञान नहीं है इस सब के बारे में। मैं अगर थोड़ा बात कहूँगी तो वो सामान्य सी जो एक लेमैन को समझ आती है आज के समय में। तो मैं तो ये समझती हूँ कि देश में इकोनॉमिक सर्वे जो हो रहा है अब से पहले इस तरह का और इस लेवल का नहीं हुआ, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। एक इस तरह का कुछ टेंडेंसी लोगों की हो गई है कि पूरी इनकम को डिक्लेयर ना करना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लोग आएंगे तो नेचुरली उससे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। एक ईमानदारी का माहौल देश में हो, लोग डिक्लेयर करें अपनी इनकम, और एक सिस्टम होना चाहिए कि ज़्यादा टैक्स के जो लोग हैं वो 4 और 5% तक ना लिमिटेड रहें। 40% अगर लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं तो 40% कंट्रीब्यूट भी करें देश की अर्थव्यवस्था में और देश के विकास में। तो ये एक समस्या बार बार आती है कि टैक्स नेट जो है गवर्नमेंट चाहती है कि दूर तक हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और कई मद हैं ऐसे जहाँ पर टैक्स की, यानी गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी टैक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और अभी आगे की जो स्थिति है, अब जो ये इकोनॉमिक सर्वे में जो बताया गया है हालात क्या हैं, उससे निपटने के लिए बजट में क्या होगा ये पता चलेगा 5 को। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस पर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। तो पक्ष विपक्ष में लगातार हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने अभी जो तस्वीर हम तक पहुंचाई है वो ये है कि अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो पहले बेहतर थी अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ जो स्मॉल सेक्टर्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि उसको अगर हम बढ़ाएँ, उसको एक तरह से थोड़ा हम पुश दें, उसमें थोड़ा पैसे लगाएँ, तो वो एक इंजन ऑफ ग्रोथ हो सकते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें आसपास भी देखते होंगे, आपको क्या लगता है? पढ़ा रहे हैं, चलिए पढ़ाई नहीं कर रहे, एक ही बात है रोज़ की बात। हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं एमएसएमई पे हमने काफ़ी दिनों तक फोकस किया, काफ़ी लंबे समय तक। पर जब सबसे बड़ी समस्या आज भारत के सामने जो है वो है स्किल्स का। स्किल इंडिया प्रोग्राम भी लेके आए, इस पिछले 5 साल की गवर्नमेंट में रही, और वो एक टोटल फेलियर था। आज जब हम बात करते हैं 50% से ज़्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन है। जब हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जब हमारा बच्चा माल न्यूट्रिशन होगा तो वो कहाँ से पढ़ाई करेगा और कहाँ से वो स्किल लेगा। मोहनदास पाई कहते हैं कि 94% इंजीनियर इस देश में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, 94% इंजीनियर्स के पास।
तो जब उनके पास स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी की नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की कहाँ से आएगी? आप लोगों से भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी हालात बताए गए हैं उसमें एक सेविंग्स का भी है कि सेविंग्स जो है वो कम है, कहीं ना कहीं वो बढ़ाना भी ज़रूरी है। सेविंग्स के लिए कह सकते हैं कि द बैंक शुड प्रोवाइड मच मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी सेविंग अकाउंट्स एज वेल एज दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बिकॉज देयर आर मैनी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। क्या विजय माल्या याद आ रहा है, नीरव मोदी? तो बट दे हैव टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, तो दे शुड प्रोवाइड दी मोर इंटरेस्ट ऑन दी PPF एंड देयर आर यानी आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आने चाहिए। चलिए आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, आपकी दवाई क्या है इस बीमारी के लिए? इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की मैम थीम थी शिफ्टिंग गियर्स। तो एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो हमारा एलोकेशन है पूरा वो काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन से तो काफ़ी कम है, काफ़ी डेवलपिंग नेशन से भी कम है। इसमें हमारा एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में बढ़ना चाहिए और स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो एक ऐसा एरिया है जो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन दे सकता है, जैसे एनर्जी में या सेविंग्स में, इस टाइप में। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपकी सुझाव, आपकी राय क्या है? आई थिंक व्हाट वाज मेंशन्ड अर्लियर, जो पहले बोला गया कि एक्सपेंडेबल इनकम ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वाज आल्सो लिसनिंग टू दिस टॉक अबाउट द टैक्स स्लैब बीइंग शिफ्टेड एंड इफ देयर इज़ मोर टू बी कंज्यूम्ड देन द कंजम्पशन लेवल विल इंक्रीज एंड दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ स्पर्ट विच वी नीड एट दिस मोमेंट। लाइक कंजम्पशन का हमारा पुराना ही रहा है, लेकिन अभी नमिता जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये बहुत सारी बातें हम यहाँ सबसे हम कर रहे हैं और एक जो चीज़ है वो अभी तक कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं एज इंडियंस, सभी भारतीय, कि कंजम्पशन जो है मुख्य तौर पर यही एक इंजन ऑफ ग्रोथ हो सकता है। तो वो शायद माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक हमारा जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ था। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हैज़ अ मैजिक, ये पूरी इकोनॉमी को अपलिफ्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को पॉपुलराइज करें, जैसे चाइना ने किया। चाइना का एग्जाम्पल तो आता ही है क्योंकि उन्होंने इतने कम टाइम में अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट किया है। तो ये नहीं है कि हम उनकी स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी करें, बिकॉज एक आंसर नहीं होता सभी क्वेश्चन पेपर्स का। तो हमें अपनी इकोनॉमी के हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो एज कॉमन पीपल हम थोड़ा डरते हैं, तो ये कैसे बदलेगा? एक्चुअल में क्या है ना कि आपने जैसे सेविंग की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, सेविंग में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन ब दिन इतना गिरता जा रहा है कि सेविंग्स की रेट भी कम होती जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हाँ, तो वही तो गवर्नमेंट को यही तो सोचना चाहिए ना। हाँ। और दूसरा एक तो सेविंग की बात की, दूसरा जो है ना, कोशिश ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। इनडायरेक्ट ना हो ज़्यादा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगभग सभी पे कर रहा है। हाँ। लेकिन डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत कम है। उनमें बहुत बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट आगे बढ़े। सर आप क्या बोलेंगे? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर हम यूपीए से कंपेयर करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग हाफ हो चुका है। और आज की स्थिति ये है कि जो देश को विकास की दर चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है कि जितना टैक्स लगा सके, टैक्स लगा के मतलब हालत ये हो गई है कि एक आदमी जो पहले अर्न करता था आज की डेट में उतना टैक्स पे कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरीड क्लास। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट की बात कही आपने, हमारी एक मेंटालिटी है कि सोने में पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट मीन्स आइदर यू परचेज गोल्ड और यू परचेज रियलिटी सेक्टर, बोथ आर डाउन। व्हेन बोथ आर डाउन तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और जो है सोने में भी नहीं हो रहा है। सोना अभी वैसे 38,000 अभी लेवल छुआ था, बट सोना जो है ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इंडस्ट्री का क्या होगा? वो CMI का कल ही आया है। हाँ। अप्रैल में जून में टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंड पब्लिक was 43,400 crores. It's a 15-year low investment in a quarter, and it is 85% less than the previous quarter, investment in the previous quarter and the previous year, for the same period. So there's a collapse of investment which is happening.
एंड आई डोंट सी मुझे ये जो दवाई बताई गई है वो काम कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। मैम आपसे आपने पूरी बहस सुनी है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि अब आपकी दवाई क्या है। जी, मेरा नाम आरती गुप्ता है, मैं सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स हूँ फ्रॉम श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग। सबसे पहले तो मैं अपने श्री अरविंद महाविद्यालय सांध्य की तरफ से सभी साथियों की तरफ से निर्मला सीतारमन जी को बधाई देना चाहूँगी। ये उनका पहला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनका पहला बजट है। तो हमारी जो आम आदमी की जो उम्मीदें हैं बजट से, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, तो उसमें जब कोई भी व्यक्ति अपना विड्रॉल करता है तो केवल 40% पर ही टैक्स एग्जेम्पशन है, लेकिन जो बाकी का 60% है वो भी तो हमारा हार्ड अर्न मनी है। एक तो वो स्लैब हमारा टैक्स एग्जेम्पशन 100% होना चाहिए। दूसरी बात, जो 1.5 लाख का टैक्स सेविंग है वो स्टैग्नेटेड है काफ़ी सालों से, तो 1.5 लाख से बढ़ा के एटलीस्ट 2 लाख तो होना चाहिए। आई होप कि वो बजट में सुनेंगी ये सारे। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ सामने आया है उसका ये मतलब है, जहाँ हमें एम के वेणु भी बता रहे थे और नमिता जी भी जिस तरह से बता रही हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। सरकार को अपनी तरफ से वो किस तरह से इस पर आगे बढ़ती है, लोगों को एक इसमें जो चीज़ कही गई है इकोनॉमिक सर्वे में वो ये भी कहा गया है कि आप लोगों को रोबोट ना समझें। मतलब जब आप कहते हैं कि सब्सिडीज़ गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो आप ये ना बोलें कि आप छोड़ दें, आप ये कहें आप इसके बारे में सोचें। मतलब कि इंसान को इंसान की तरह आप व्यवहार करें और हो सकता है कि धीरे धीरे आप माइंडसेट जो है वो बदलने में कामयाब हो। लेकिन ये किस हद तक होगा और भारत में इसके लिए सरकार क्या कोशिश करेगी, लोग कितना समझेंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले नज़र होगी बजट पर कि निर्मला सीतारमन जो है बजट में क्या क्या दवाई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लेकर आती हैं। तो फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।